अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुनाइट JNN न्यूज़ पर और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल अब्बासी। नाज़रीन कराम, अहमद फराज ने कहा था कि शिकवा जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। नाज़रीन गिरामी, हम और आप एक मुल्क के शहरी और एक शहर के बासी हैं। हर शहर में गूनागूं मसाइल हमारे सामने रोज़मर्रा ज़िंदगी में पेश आते रहते हैं और उन मसाइल को देखना, उनसे निपटना और उनके हल का रास्ता तलाशना ये हम सब का फ़र्ज़ मनसबी है बहैसियत शहरी। इसके साथ साथ आईन पाकिस्तान भी और किसी भी मुल्क का आइन जहां आप रह रहे हों, उस मुल्क का आइन आपको जहां शहरी हुकूक फराहम करता है वहीं कुछ शहरी फ़राइज़ को भी डिटरमिन करता है। उन शहरी फ़राइज़ के नतीजे में बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं जो उनसे नाबल्द होते हैं, जो गैर आगाह होते हैं, जो अवेयरनेस से दूर होते हैं, जिसके नतीजे में मसाइल में इजाफ़ा होता है और उनकी शुनीद जो है वो अरबाब इख्तियार के दफातर में नहीं हो पाती। जबकि मुआशरे के चंद अनासिर, चंद लोग और वो मुस्बत जो अफराद होते हैं वो आगे बढ़कर अपनी ज़ात से बालातर होकर अपने शहर, अपने इलाक़े और अपने मुल्क के मसाइल को अपना मसला समझकर उनमें पेशरफ्त करते हैं और जिसके नतीजे में शहर जो है वो खूबसूरत हो जाया करते हैं, शहरों के मसाइल हल हो जाया करते हैं और दुख दर्द बाँट लिए जाते हैं। नाज़रीन गिरामी, वही लोग दरअसल मुआशरे को स्ट्रेंथन करने का बायस बनते हैं। आज स्टूडियो में हम इंशाअल्लाह बात करेंगे पाकिस्तान के शहरी मसाइल के हवाले से और उनके हल के लिए मौजूद मुख्तलिफ जो ज़राए हैं उनको कैसे बरूए कार लाया जा सकता है और हम कोशिश करेंगे कि प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में अगर हमारे पास वक्त मौजूद रहता है तो हम नेशनल पॉलिटिक्स पर भी कोई बात करेंगे। मेरे साथ आज स्टूडियो में मेरे पास एक इंतहाई मुतहर्रिक शहरी और सिटीज़न एक्शन कमेटी के चेयरमैन ज़हीर अहमद अवान साहब मौजूद हैं। वेलकम ज़हीर अवान साहब। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। मैं JNN का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे मदऊ किया और शहरी मसाइल पे खुसूसन बात करने की जो ना वो तो मैं असल में तो शहरी हकूक़ जो हैं उस पर तो हर फ़र्द को उठना चाहिए, अपने जो ना वो हिस्से की शम्मा जलानी चाहिए। जैसे बड़ा मशहूर आपको पता है, जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया तो एक चिड़िया, मौलाना रूमी कहते हैं कि छोटी सी चिड़िया अपनी चोंच में पानी का कतरा लिए उस आग को बुझाने के लिए उसके ऊपर फेंकती। दूसरी चिड़िया ने उसे कहा कि आप इस छोटे से जो ना वो पानी के कतरे से क्या होगा, तो उसका जवाब ये था कि मैं अपना नाम जो है ना वो तमाशाइयों में नहीं, ना ही जो ना वो आग लगाने वालों में शामिल करना चाहती हूँ, मैं उनमें शामिल होना चाहती हूँ जो आग बुझाने वाले थे और जिन्होंने कोशिश की। बुनियादी तौर पे तो हम सबको मिलके जो ना वो जो मसाइल हैं उसके हवाले से काम करना चाहिए, आगे आके बढ़ के काम, ताकि जब हम खुद जो शहरी हैं वो अपना हिस्से की शम्मा जलाएंगे तो इंशाल्लाह मसाइल भी वो ख़त्म होंगे और लोग जो ना वो रिलीफ महसूस करेंगे इंशाल्लाह। एग्जैक्टली आप सही कह रहे हैं कि जब कोई हर फर्द अपने हिस्से का काम करेगा तो मजमूई तौर पर मुआशरे के अंदर बेहतरी भी आएगी और सब लोगों के लिए वो बेहतर मुआशरा तश्कील पाएगा। ज़हीर साहब, वैसे तो हम तारीख़ के हवाले से भी कुछ बात करेंगे इंशाल्लाह आगे बढ़कर। सरेदस्त वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जब ये हुकूमत आई तो बहुत ही बड़े बड़े दावों के साथ ये हुकूमत जो है वो बरसर इक़्तिदार आई थी। उनमें से एक जो है वो काम ये था कि सिटीज़न पोर्टल जो है वो इन्होंने बनाया था। सिटीज़न पोर्टल को लेकर बहुत सारी उम्मीदें भी थी, बहुत सारे दावे भी किए गए। आपका हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस सिटीज़न पोर्टल के हवाले से क्या है? देखें जी, मैं तो वैसे आपको एक जो बुनियादी चीज़ है ना, पहले मैं उस पर आना चाहता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि जिस माशरे में जज़ा और सज़ा का कंसेप्ट ना हो वहाँ पे मसाइल जूँ के तूँ रहते हैं, जराइम जूँ के तूँ रहते हैं, किसी को परवाह नहीं होती। उसकी वजह ये होती है कि उसे पता है कि कोई यहाँ पे जज़ा और सज़ा वाला मामला तो है नहीं। जो जुर्म करता है, जो ना वो गलत काम करता है, उसे पता है मैं निकल जाऊँगा। ये सिटीज़न पोर्टल जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई तो सिटीज़न पोर्टल बनाया गया और ये आम लोगों का तासुर और आम लोगों ने ये समझा कि ये ताज़ा हवा का झोंका है और लोगों ने बहुत ज़्यादा जो ना इस पर काम भी किया। तो जब ये हुकूमत बनी तो इन्होंने ये ऐलान किया तो अल्हम्दुलिल्लाह, चूँकि हम लोग ग्रास रूट लेवल पे ना गली मोहल्ले और आम जो मसाइल हैं उससे बड़े अच्छे अंदाज में आगाह भी हैं,
हमने इस पे जब पोर्टल का आगाज़ हुआ तो हमने इस पे ना जो मसाइल थे, जो इज्तिमाई मसाइल थे और जो इनफरादी मसाइल थे, उन पे बाकायदा हमने जो ना वो काम करना शुरू किया और वन बाई वन। जब मैं माजूद चाहता हूँ, मेरे जहन में एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आ रहा है, मैं सोचा इस दौरान आप यहीं से अपनी बात को आगे लेकर चलिएगा। मैं ये स्पेसिफिकली ये जानना चाहूँगा कि आपने जब ये सिटीजन पोर्टल शुरू हुआ तो बहुत सारे लोगों ने इसको एक्सपीरियंस किया होगा, बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर कंप्लेंट्स की होंगी, कुछ मेरे भी नॉलेज में, मैं वो भी आपसे लेटर ऑन आगे बढ़कर शेयर करूँगा। आपने जब कुछ कंप्लेंट्स शेयर की, उनकी नौयत क्या थी, वो क्या कंप्लेंट्स थी, किस तरह पब्लिक इंटरेस्ट की नौयत की थी, और फिर अगर उनमें से कोई चीदा आपके पास हैं, इन नंबर वो कितनी थी, और फिर कोई चीदा एक्सपीरियंसेस आपके पास हैं, उनके क्या नतीजा निकला, तो वो भी जरूर हमारे नाज़रीन के लिए शेयर कीजिए। सिटीजन पोर्टल है ना जी, जब ये बना तो इससे पहले भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो सीएम का कंप्लेंट सेल है, चीफ मिनिस्टर कंप्लेंट सेल है, इसी तरह चीफ सेक्रेटरी कंप्लेंट सेल है, इसी तरह वफाकी मोतसब आला है, इसी तरह पंजाब का मोतसब है, सब में हमने एप्लीकेशनें दे दे के जो ग्रास रूट लेवल पे जो मसाइल हैं, अब पानी का मसला है, गैस का मसला है, इसी तरह टैक्सेशन में जो प्रॉपर्टी टैक्स हैं और इस तरह के जो मसाइल हैं, इसी तरह जो सबसे बड़ा जो शहर में जो इस वक्त मैं समझता हूँ पूरे पाकिस्तान के शहरों, बड़े शहरों में ये मसाइल है जो है तजावज़ात का और गैर कानूनी कमर्शल तामीरात का। मसलन मैं आपको बता रहा हूँ कि इसी तरह जो साफ पीने के पानी का मसला है, इसी तरह जो स्ट्रीट क्राइम्स का है इशू है, इसी तरह जो जुआ और जो ये जो मंशियात फरोशी है, और ये मसाइल इतने हैं कि अगर मैं आपको वन बाई वन बताना चाहूँ तो पूरी जो ना वो मैं समझता हूँ कि रात बीत जाएगी, लेकिन ये मसाइल ख़त्म नहीं होंगे। इस पे हमने पहले चीफ सेक्रेटरी चीफ मिनिस्टर को देते रहे, उसके बाद जब ये पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल का क़याम हुआ तो हमने वन बाई वन हमने बाकायदा, ये नहीं कि सिर्फ हमने मसाइल बता दिए और चुप हो के बैठ के, नहीं, हमने मसाइल भी बताए, उसको निशानदेही की, उसके साथ उसका हल भी बताया कि अगर आप जो ना वो ये मसला आ रहा है तो इसका हल ये है। अब जैसे मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, देखें हमारे यहाँ जो ना वो जो प्रॉपर्टी टैक्स है, ख़ासकर जो कमर्शियल टैक्स जो टैक्सेशन है यहाँ पे ना, उसमें हुआ ये कि आज से तकरीबन को 25-26 साल पहले सर्वे हुआ था पिंडी में ना, कि ये जो कमर्शियल जो दुकानें हैं, इसी तरह मार्केटें हैं, इसी तरह मुख्तलिफ चीज़ें, उनके जो किराए हैं उनका सर्वे हुआ था कि उसकी एस्टिमेशन की गई थी, उसका एस्टिमेट लगा के कि जी इतना किराया है तो इस पर ये टैक्स बनता है। हो ये रहा है कि इस वक्त भी जो ना वो पुराने 20-25 साल पुराने उस वक्त किराए 4,000 3,000 थे, इस वक्त 1 लाख से भी ऊपर किराया है, उस पर टैक्स नहीं लगाया जा रहा। हो क्या रहा है कि जो टैक्स के जो इंस्पेक्टर्स हैं और जो लोग हैं वो इसको उनके साथ मैनेज करके, उनके साथ आपस में मुकमका करके जो ना वो कौमी ख़जाने को बहुत बड़ा लॉस हो रहा है। इस पे हमने बाकायदा फिगर्स दी, इस पे हमने बाकायदा बताया कि जी आप ये इलाके देखें। अब जैसे हमने इलाकों का भी बताया, जाके कैटेगोरिकली निशानदेही की कि इन इलाकों में आप सर्वे दोबारा करें, इसमें आप जो ना वो जो प्रॉपर्टी टैक्स है, जो कमर्शियल जो प्रॉपर्टियाँ हैं उनके जो टैक्स हैं, और फिर एक जो बहुत अहम चीज़ मैं आपको यहाँ पे मेंशन करना चाहता हूँ, आप ये देखें हमारे यहाँ जो बिल्डिंगें बनी हुई हैं कमर्शियल हैं, उसका बिल भी जो बिजली का बिल आ रहा है वो भी कमर्शियल है। लेकिन अफसोसनाक सूरत हाल ये है कि टैक्स के डिपार्टमेंट पे जो हमारा एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट है, उनके रिकॉर्ड में वो प्रॉपर्टी जो है ना वो रेजिडेंशियल है। इसी तरह जो ना वो जो 5 मरले से नीचे, चूँकि 5 मरले में आपको पता है टैक्स नहीं है, 5 मरले में टैक्स माफ़ है, करते क्या है कि इसको टैक्स में जो ना जो पुराना इनके पास होता है वो उस पर तकरीबन 12-13 मरले में भेज देते हैं, फिर लोग जाते हैं, फिर वो उनको कहते हैं कि जी हम आपको सेटलमेंट करके। तो इस पूरे इशू पे मैं टैक्सेशन की बात जो अभी पहले, चूँकि आपने कहा कि जी आप इस पर जन हो जाएँ, टैक्सेशन में मैंने आपको बताया कि 1 अरबों रुपए का आप यकीन करें सालाना जो है ना वो गबन होता है, लॉस होता है हुकूमत पाकिस्तान को, हुकूमत पंजाब को। लेकिन हमने बाकायदा फिगर्स दी, जो हाफिज मुमताज़ जो वज़ीर हैं एक्साइज एंड टैक्सेशन के, उनको भी मैंने पर्सनली भी लिखा, सिटीजन पोर्टल पे भी दी। हुआ क्या कि उन्होंने वही जो यहाँ पे रवायत है, यहाँ पे होता ये है कि जो ब्यूरोक्रेसी है और ये जो लोग हैं, इनकी पुरानी रवायत है कि ये जब आप 2-3 दफ़ा, मैंने 1 दफ़ा एप्लीकेशन दी तो उन्होंने कोई इस पर जो ना वो एक्शन नहीं लिया, दूसरी दफ़ा दी, तीसरी दफ़ा दी, जब तीसरी दफ़ा रिमाइंडर भेजा तो उसके बाद उन्होंने कहा जी आप आएँ, आप हमारे साथ बैठें, हम बात करते हैं।
मैं जाके बैठा, उन्हें मैंने बताया जी ये सारी सूरत हाल है, आप मेहरबानी करके इस पर दोबारा सर्वे करें और नए सर्वे के साथ आप टैक्स लागू करें ताकि हुकूमत को जो ना वो टैक्स मिल सके, ताकि ये जो मसाइल है ये ख़त्म हो। लेकिन आप यकीन करें वही निशिस्तम गुफ्तम और बर्खास्तम, इसके अलावा कोई भी हमारी उन्होंने कोई बात जो ना वो सुनी नहीं। हुकूमत जो है ना उसके जो वज़रा हैं और जो वज़ीर आला साहब बैठे हुए हैं, वसीम अकरम साहब और जो खुद खान साहब हैं, खान साहब के और मैं समझता हूँ कि अवाम के दरमियान तो बहुत बड़ी दीवार चीन है, और उधर तो वो देख ही नहीं सकते, वो जो अपने उनके जो मशीर हैं वज़रा हैं वही उनको जो दिखाते हैं वही वो देखते हैं। आप यकीन करें, मैं आपको सिर्फ एक बात बता रहा हूँ, इसी तरह मेरे पास मैंने जो ना वो तकरीबन 150 ठीक 150 छोटी सी चीज़ नहीं है, 150 बहुत बड़ी चीज़ है। 150 एप्लीकेशनें सिटीजन पोर्टल पे दी, जो मैंने आपको भी दिखाया उसको मैंने। 150 जो वो थी उस पर 141 पे 141 और 142 पे मैंने नेगेटिव जो ना वो दिए रिमार्क्स। होता क्या है कि अच्छा ये जो 150 थी ये नहीं थी कि सिर्फ मैंने कोई लिख के दे दी, बाकायदा मैंने उसके साथ एविडेंस लगाया, ठीक है, एविडेंस के साथ उन्हें मैंने वो भेजी। लेकिन आज तक आप देखें हॉस्पिटल्स की सूरत हाल का मैंने उनमें जिक्र किया कि जी आप जाएं वहाँ पे मशीनें ख़राब पड़ी हुई हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, ठीक है। इसी तरह मैंने जो ना वो जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, स्कूल्स हैं, स्कूल्स के जो हालात हैं उनके हवाले से मैंने बताया इस पर। इसी तरह जो ना वो TMA जो मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन रावलपिंडी, ये सफ़ेद हाथी है जिसने अरबों खरबों रुपए की करप्शन जो ना वो हर गली हर मोहल्ले में गैर कानूनी कमर्शियल तामीरात का जाल बिछा हुआ है, और वो उसकी मैंने बाकायदा जो ना वो कैटेगरिकली विटनेस के साथ शहादत के हर चीज़ का सबूत साथ लगा के दरखास्तें दी। इसी तरह आप चले जाएं वासा का, वासा में मैंने जो वासा जितनी सोसाइटियाँ पिंडी में रजिस्टर्ड हैं उनसे वासा जो ना वो बिल नहीं वसूल कर रहा, बिल वसूल उनसे कर ही नहीं सकता। बड़ी बड़ी जो निजी सोसाइटीज़ हैं इनमें जो ये जो पानी निकालते हैं ये खुद अपना बिल खुद उन लोगों से खुद जो सोसाइटी वाले हैं उनसे बिल वसूल करते हैं, वासा को बिल नहीं मिल जा रहा, वासा को बिल नहीं मिल रहा, वो वहाँ से ड्रिल करते। और अगर आम शहरी, ये कानून है कि आम शहरी अगर कुआं भी लगाएगा, बोर भी करवाएगा, तो वो चूंकि पानी जो है ना वो प्रॉपर्टी है पंजाब हुकूमत की, तो वो उसको बिल पे करेगा। लेकिन ये जो निजी सोसाइटीज़ हैं और 20-20 साल से 25-25 साल से ये सोसाइटीज़ बनी हुई हैं, इनसे वासा से मैंने कहा कि जी मैंने इन्हें बाकायदा राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत इनसे इंफॉर्मेशन मांगी कि भाईजान मुझे बताएं कि जो निजी सोसाइटीज़ हैं इनसे आप कितना बिल पानी का वसूल कर रहे हैं, ताकि हमें पता चले। आप यकीन करें स्टेट विद इन स्टेट की जो बेहतरीन मैं समझता हूँ इस वक्त मिसाल है वो ये निजी सोसाइटीज़ हैं, ये अपने बिल भेजते हैं, अपनी वसूलियाँ कर रहे हैं। ये क्या कानून के या पाकिस्तान के आइन के और पाकिस्तान के कानून के दायरे के अंदर नहीं आते? तो कहने का मकसद ये है कि फिर मैंने कहा कि जी एक तो निजी सोसाइटियाँ RDA से ये कहा कि जी आपके पास जो निजी सोसाइटियाँ रजिस्टर्ड हैं, एक तो वो हैं रजिस्टर्ड, ठीक है जी, और वो भी जो एक्सटेंशनें कर रही हैं वो आपसे कितनी इजाज़तनामे ले रहे हैं, कोई इन्होंने जवाब नहीं दिया। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के तहत मैंने कहा कि आप मुझे बताएं कि जो निजी सोसाइटीज़ बड़े बड़े इश्तिहारात, बड़ी बड़ी प्रोग्रामात, बड़ी बड़ी स्कीमें, जो पब्लिक जो गरीब लोग हैं उनको प्लाट बेच रहे हैं, उनके साथ ज्यादती कर रहे हैं, आपने उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया? FIA में कितनी आपने उनके खिलाफ जो ना वो दरखास्तें दी, कितने उनके ऊपर पर्चे कटे? आज तक मुझे आप यकीन करें बिलाल अब्बासी साहब कोई जवाब नहीं मिला। और इसी तरह मैं आपको मसलन मैं जय साहब हम आगे बढ़ेंगे, मैं नाज़रीन आपको ये बताता चलूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मैं ये चाहूँगा कि जो प्राइम मिनिस्टर कंप्लेंट सेल है, चीफ मिनिस्टर कंप्लेंट सेल है, उसके जो भी मुतल्लिका जो सेक्रेटरी हैं, जो मिनिस्टर हैं, वो अगर हमारे प्रोग्राम को देख रहे हैं, उन तक ये प्रोग्राम पहुंच रहा है, तो ये बहुत ही लम्हा फिक्रिया है कि एक ऐसा शहरी जो कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट से भी आगा है, जो बहुत मुतहर्रिक है, जो वेल कनेक्टेड है, वो शहरी 150 दरखास्तें देता है और वो आईनी हक को प्रैक्टिस करता है, आर्टिकल 19 को वो प्रैक्टिस करता है, लेकिन उसकी शुनीद नहीं होती। तो आप ये देख लीजिए कि आपके रियासत मदीना के अंदर इस वक्त आम शहरी की क्या सिचुएशन होगी। ये मैं बारे दिगर मैं ये बात कहना चाहता हूं, और मैं कहूंगा अपनी प्रोडक्शन टीम से कि वो एक जो इनका सिटीजन पोर्टल पे जो ज़हीर साहब ने जो है वो 150 के करीब
जो दरखास्तें दी हैं वो भी हमारे नाज़रीन को दिखा दें कि जब जो है वो उन पे कोई शुनीद नहीं आई है। तो नाज़रीन कराम, ये एक बहुत बड़ा अलमिया है और हमें देखना होगा, और हर फर्द को चाहिए कि वो इसी तरीके से हैमर करता रहे, इसी तरीके से अपने हिस्से का जो है वो हैमरिंग करता रहे, ताकि सिस्टम इसी तरीके से बेहतर होगा। मैं ज़हीर साहब आगे बढ़ूंगा इस सिटीजन पोर्टल के ऊपर जो आपने एप्लीकेशंस दी, मैं JNN के प्लेटफॉर्म से और आपको बहुत ही ज़बरदस्त इस पे मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ, कीप इट। और फिर ये है कि मैं चाहूँगा कि आप जो है वो इस बात को पूरे शहर के अंदर और मेट्रोपॉलिटन के अंदर इस बात को स्प्रेड आउट करें, ताकि और भी लोग जो है वो इससे इनकरेज हों और इस पूरे सिस्टम के अंदर लोगों की पार्टिसिपेशन बढ़े। ज़हीर साहब, इसी तरह का एक और इनिशिएटिव था इस गवर्नमेंट का, जैसे सिटीजन पोर्टल है, इसी तरह दूसरा इनिशिएटिव लिया था गवर्नमेंट ने, वो था टाइगर फोर्स का। उस पे मैं आपको एक बड़ी ज़बरदस्त बात की तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूं, उसके बाद मैं चाहूँगा उसके ऊपर आप ज़ाहिर ख्याल करें। हमने ये देखा है कि जो टाइगर फोर्स बनी है वो पब्लिक का जूता और पब्लिक का सर हुआ है, कि एक तरफ जो है वो ज़ख़ीरा अंदोज़ है, आड़ती है, जो माफिया है उसने सारा का सारा जो अनाज है, जो राशन है, वो सारा का सारा कर लिया, सब्जी फल फ्रूट सब कुछ कोल्ड स्टोरेज में डाल दिए, और इन्फ्लेशन बढ़ाने के लिए और ज़ख़ीरा अंदोज़ी के लिए मौका परस्त लोगों ने, और जो कि यकीनन गवर्नमेंट की सरपरस्ती के बगैर नामुमकिन है। एक तरफ वो हुआ, दूसरी तरफ एक रिटेलर को, एक दुकानदार को जो है वो ये कहा जा रहा है कि आप फॉर एग्जाम्पल चीनी सस्ती बेचें, आप फल सस्ता बेचें, सारी चीज़ें। और ऊपर से तीसरा ट्रायका ये बनाया कि वो जाके टाइगर फोर्स, उन्हीं मोहल्ले के लड़कों में से, उसी यूथ लीडरशिप में से कोई टाइगर फोर्स बने और जाके वो दुकानदार को बाउंड करे कि वो प्राइस को ओवरचार्ज ना करे। अच्छा, अब क्या होता है, अल्टीमेटली पब्लिक से लड़ रही है, लेकिन जो बेनिफिशरी है वो पीछे बैठा हुआ है। इस सारे सिनारियो के अंदर आप क्या समझते हैं कि टाइगर फोर्स की क्या एफिकेसी थी, और इस पूरे तनाज़र में आपका क्या राय है? मैं तो ये बात जो टाइगर फोर्स के हवाले से मैं बात कहना चाहता हूँ, ये टाइगर फोर्स की आइनी और कानूनी हैसियत मैं ये समझता हूँ कोई है ही नहीं। उसकी वजह यह है कि कोई भी अगर आप फोर्स बनाते हैं, कोई आप जो ना वो काम करते हैं, उसको कानूनी तौर पे भी इन्फोर्स किया जाता है, और इसके साथ साथ उनकी ट्रेनिंग बड़ी ज़रूरी है। जब आप ट्रेन के बगैर ऐसे लोगों को, जिन अब टाइगर फोर्स में कौन लोग हैं, ये सवाल है मेरा मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान से भी ये सवाल करता हूँ, टाइगर फोर्स में जो बेरोज़गार लोग हैं, जो जिनका कोई रोज़गार नहीं है, कोई जॉब नहीं है, जॉबलेस हैं, और जो उनको आपने टाइगर फोर्स में रख दिया। अब उनकी जो ना क्रेडिबिलिटी तो अपने घर में भी नहीं है, अपने मोहल्ले में भी नहीं है। वो टाइगर फोर्स जाके क्या चेक करेगी और वो क्या काम करेगी और उस पर क्या नताइज सामने आएंगे। मैं सिर्फ इतनी बात आपसे कहता हूं कि कोई भी काम करें उसके लिए ट्रेनिंग की ज़रूरत है, उसके लिए जो ना वो एक जो ना वो कानूनी तौर पे उसकी ज़रूरत है। आप कैसे ये मुमकिन है कि आप नौजवानों को, और जो गैर तरबियत याफ्ता हैं, जो जॉब लेस हैं, जिनके पास कोई जॉब नहीं है, जिनके पास कोई ज़राए आमदन नहीं है, आप जब उनको कहते हैं कि जी आप टाइगर फोर्स में चले जाएं, वो जाके आगे जो भी कोई काम करते हैं, बेशुमार हमारे पास कंप्लेंट्स आई हैं कि जी टाइगर फोर्स के लोगों ने ये कर दिया, टाइगर फोर्स के लोगों ने ये कर दिया। अच्छा देखें, ये मैं एक बात कहता हूँ कि ये जो ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं, जो बड़े लोग हैं, जो कीमतें तय करते हैं, और जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी करके जिन्होंने बाकायदा अरबों खरबों रुपए बना लिए हैं, ठीक है, जो बहुत हाई अप्स हैं, मैं ये कहता हूं कि क्या आज तक, जिस वक्त तक आप उन लोगों को नहीं पकड़ेंगे, जिस वक्त तक जो बड़े बड़े आरती, बड़े बड़े ज़ख़ीरा अंदोज़ और बड़े बड़े ये जो जिनके 20-20, 50-50 कोल्ड स्टोरेज हैं, जिनका बड़ा काम है, उनको नहीं पकड़ेंगे। यहाँ पे होता क्या है, आम तौर पे जब ये कहते हैं कि जी आप जो ना वो मुनाफाखोरी और ज़ख़ीरा अंदोज़ी पे काबू करें, और आप इस तरह करें कि आप अपने अपने महलों में जाएँ, दुकानदारों के पास जाएँ, दुकानदारों के पास जब ये मजिस्ट्रेट आता है, तो पहले तो ये जो मजिस्ट्रेट्स हैं, मैं इस पे बात करना चाहता हूँ। पिंडी में बाकायदा एक मजिस्ट्रेट जो है ना वो, उसके खिलाफ जो ना वो हमने भी एप्लीकेशन दी, कौंसलर हजरात ने उसके खिलाफ रिश्वत की जो ना वो एप्लीकेशन दी। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन का वो मजिस्ट्रेट है, वो जाता है और इसी तरह जो ना वो चिट्टे जाली, देखें मैनुअल चिट्टे काट के वो देता है, और बाज़ जगहों पे चिट्टे भी नहीं देता। अब वो जाता है और वो कहता है जी कि आप उसके जो एहलकार हैं वो उनके साथ, दुकानदारों के साथ मुकमका करके
दुकानदार कहता है जी मुझे बताएं मैंने 50 रुपए किलो एक चीज़ लाई है, ये मेरे पास आड़ती की रसीद है, ये जो मैंने 50 रुपए किलो लाई है, 50 रुपए किलो ला के तो मैं 45 रुपए किलो कैसे बेचूं? मैंने कोई एनजीओ तो नहीं खोली हुई ना। यस। दुकानदार ये कहता है कि मुझे आप दें, वो उसने दुकानदार ये कहता है कि मुझे चीनी आप कंट्रोल रेट पे दें, अगर मैं फिर भी ऐसा कोई काम करता हूं तो मेरे ऊपर 10 पर्चे दें, मुझे जेल भेजें। लेकिन आप मुझे बताएं कि मुझे दूध मिल रहा है 100 रुपए किलो और आप कहते हैं आप 85 रुपए किलो या 90 रुपए किलो बेचें, मैं अपने बच्चों के घर से जो ना वो लेके आऊं और मैं बेचूं। ये समझ से बाहर है कि ऐसी चीजें हो रही हैं जो प्रैक्टिकली नहीं है। आप देखिए हमेशा काम जब भी आप करेंगे, आप जाए मंडी में चलें, मंडी में फ्रूट्स के रेट चेक करें, इसी तरह जो आड़ती हैं उनके पास जाए, वहां पे छापे मारें, उनको पकड़ें, उनके रेट्स कम करवाएं, वहां पे बाकायदा रेट लिस्ट हो और प्राइस कंट्रोल कमेटियों को एम्पावर करें। प्राइस कंट्रोल कमेटी, हम जब यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, आप यकीन करें हमने अपने यूनिवर्सिटी में प्राइस कंट्रोल कमेटियां बनाई हुई थी और वो इतनी एम्पावर्ड थी कि किसी ठेले वाले को, किसी खोखे वाले को, किसी कैंटीन वाले को, किसी जो ना जूस वाले स्टॉल वाले को, किसी को जरूरत नहीं होती थी। जो रेट हम तय करते थे और वो रेट भी उनके साथ बैठ के हम तय करवाते थे कि आप बताएं आप किस तरह लेके आते हैं आपके, और जब जब महंगाई होती थी या जब बढ़ता था रेट तो हम उसका रेट बढ़ा देते थे। ये नहीं होता था कि एक ही जगह। जब हम अपनी यूनिवर्सिटियों में रह के ये प्राइस कंट्रोल कमेटियां बना सकते हैं तो गवर्नमेंट में इतना बड़ा जो ना वो हो गए उसके बावजूद जो ना कोई प्राइस कंट्रोल कमेटी नहीं है। प्राइस कंट्रोल कमेटी नहीं होगी, जो देखेगी नहीं, जो वॉच नहीं करेगी, कोई जज़ा और सजा का कानून नहीं होगा, तो टाइगर फोर्स छोड़ के आप जिस मर्जी को लगा दें। हाँ, ये होगा कि गरीब आदमी पिसेगा, गरीब को तकलीफ होगी। मुझे बताएं कितने बड़े बड़े आपने नजायज मुनाफाखोर जो हुकूमत के अंदर भी बैठे हुए हैं उनको पकड़ा आपने। मैं ये अलमिया है। आप यकीन करें कि मैं बड़े अफसोस से ये बात कहता हूं कि चिराग तले अंधेरा है और ये जो हमारी इंतजामिया है ये ख्वाब खरगोश के मजे ले रहे हैं। देखें, इंतजामिया को जिस वक्त तक आप ऊपर से लेके शुरू नहीं करेंगे उनको उनकी जिम्मेदारी। अब ये इसी से रिलेटेड मैं एक बात कर दूं, या शायद आपने इस पे टॉपिक पे रखी हो तो उस पर हम नंबर वाइज बात कर लेंगे, कोई बात नहीं। लेकिन मैंने टाइगर फोर्स के हवाले से आपको बता दिया, बिल्कुल कैटेगरिकली क्लियर करके। ये बनाई बेसिकली थी कि जी रिलीफ के काम में हमारे साथ देगी, जाएंगे लोगों को जब ये कोरोना के हवाले से कोई रिलीफ होगा तो उनके घरों में अगर हमने कोई राशन वाशन पहुंचाना हुआ, गुरबा गरीब, वो उनकी लिस्ट बनाने तक तो ठीक था। लेकिन जब आप उनको जो ना वो भेजना शुरू कर देंगे दुकानदारों के पास, वो फिर आगे टकेमारी शुरू कर देंगे, फिर वो उन्होंने वही काम करना है जो हमारे यहाँ रवायत है। हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट का मुलाजम जो 2-2.5 लाख रुपए तनख्वाह मजिस्ट्रेट ले रहा है वो पैसे नहीं छोड़ता। 50-60 हज़ार रुपए एहलकार जो ले रहा है, तनख्वाह ले रहा है, वो पैसे नहीं छोड़ता। जो बेरोजगार है, जिसका कोई रोजगार ही नहीं है, जिसका जरिया आमदन ही नहीं है, उसको आप टाइगर फोर्स बना के उसको कहेंगे जाके पकड़ो भाई दुकानदारों को मेंशन करेंगे तो वो क्या करेगा? वो कुछ नहीं। तो ये असल चीज है। मैं ये कहना चाहता हूं कि आप जो जहां तक काम था वहां तक आप रखें, ये टाइगर फोर्स का काम नहीं है। आप महंगाई को कंट्रोल करें। आप जो आपकी एडमिनिस्ट्रेशन है, आप यकीन करें गुड गवर्नेंस, जो बैड गवर्नेंस और गुड गवर्नेंस, इस वक्त जो गवर्नेंस है ना वो ही कंट्रोल नहीं हो रही। पता नहीं क्या वजह है, समझ से बाहर है। और आप यकीन करें, मैं बड़े अफसोस से कहना चाहता हूं, बड़ा ही मुझे अफसोस होता है, ये जो मुंतखब नुमाइंदे होते हैं ना, ये अवाम की आवाज़ होते हैं। ये जो अपने इलाकों जो लोग इनको वोट देते हैं उनकी ये आवाज़ होते हैं, उनकी आवाज़ ये ऊपर तक पहुंचाते हैं। आप यकीन करें, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि पिछले 3 सालों से ये जो मुंतखब नुमाइंदे हैं ये ख्वाब खरगोश के मज़े ले रहे हैं। महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही, रिश्वत जो है ना वो महकमों में सरेआम चल रही है, कानून के हवाले से लाकानूनियत आम है, किसी गरीब को उसका हक नहीं मिल रहा। लेकिन मुंतखब नुमाइंदे जो है ना वो ख्वाब खरगोश के मज़े ले रहे हैं और ऐसे काम कर रहे हैं जिनका मैं ये समझता हूँ कि वो उनके काम, उनकी खान साहब का ये विजन ही नहीं था। खान साहब ने ये कहा था भाई ये नाली और ये गली और ये इसकी सियासत हम नहीं करेंगे, हम नाली और गली की सियासत नहीं करेंगे, हम पुलों की सियासत नहीं करेंगे, हम सड़कों की सियासत नहीं करेंगे। और भाईजान अगर वो सियासत नहीं करेंगे तो वही सियासत कर रहे हैं। वही जो पुरानी गलियां, जो नई गलियां पिछले साल 2 साल पहले बनी थी उन्हीं को उखाड़ के नई उसके ऊपर लेपा पोती की जा रही है। काम मुंतखब नुमाइंदे वही कर रहे हैं। अच्छा, इस टॉपिक पे भी आएंगे। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि जो टाइगर फोर्स को लेकर
आप बात कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि प्राइम मिनिस्टर ने खुद इससे खिताब किया, उसके बाद जो है मैं ये अभी चाहूँगा कि ये मैं भेज रहा हूँ जी आपको प्रोडक्शन टीम को, तो ये आप ज़रा दिखाइए कि जो असिस्टेंट कमिश्नर हैं सदर रावलपिंडी के असिस्टेंट कमिश्नर, वो जो है कल नोटिफिकेशन पिछले हफ्ते जो है वो जारी कर रहे हैं कि फलां साहब कोऑर्डिनेटर हैं और फलां साहब जो है वो कैप्टन है टाइगर फोर्स के। डीसी रावलपिंडी जो हैं, डीसी इस्लामाबाद जो हैं, वो इनको हेड कर रहे हैं, वो इनको चेयर कर रहे हैं, वो इनको सुपरवाइज कर रहे हैं। ऐसे में ये बात समझने की है कि आपने कहा कि जी इसकी कोई आईनी और कानूनी हैसियत ही नहीं है। प्राइम मिनिस्टर एक चीज़ को इनॉग्रेट कर रहे हैं, कमिश्नरेट उसको सुपरवाइज कर रहा है, तो क्या आपको लगता है कि पूरी की पूरी मशीनरी जो है वो इस कदर गैर संजीदा हो गई है, या इसके पीछे क्या चीज़ बेसिकली कार फरमा है? देखिए जी, मैंने आपको पहले एक चीज़ कही कि मैं ये आपसे और मैं ये हुकूमत से भी ये सवाल करता हूँ ना, ये जो टाइगर फोर्स है इसका क्राइटेरिया क्या है? आपने अनाउंस किया, आपने कहा जी कि आप इस तरह करें, पोर्टल पे आपने डाल दिया कि जिसने जिसने टाइगर फोर्स में आना है आ जाओ। क्या स्क्रूटनी आपने की? आपके पास क्या क्राइटेरिया था टाइगर फोर्स बनाने का? माफ ज़हीर साहब, ये इसरार अहमद हैं, नेशन के रिपोर्टर हैं, उनकी पिछले हफ्ते की स्टोरी है जो मैंने अभी एक प्रोडक्शन टीम को भेजी है कि ये जो है ये रावलपिंडी के सदर के असिस्टेंट कमिश्नर जो है इसरार साहब ने इसको रिपोर्ट किया दी नेशन में कि उन्होंने ये नोटिफिकेशन इशू किया कि जी फलां जो है, आपकी बात को सेकंड करते हुए ये बात है कि जी फलां साहब, मैं नाम नहीं लेता, वो नोटिफिकेशन जो है वो खुद बहुत मीडिया पे आ जाएगा कि फलां साहब जो है वो टाइगर फोर्स के कैप्टन थे और कोऑर्डिनेटर थे, वो मिसकंडक्ट की वजह से और कंप्लेंट्स की वजह से उन्हें, हमने इसी तरह की कोई करप्शन से रिलेटेड कंप्लेंट्स थी, उसकी वजह से हमने उन्हें डिसॉल्व कर दिया है, एब्जॉल्व कर दिया, और अब जो है वो फलां साहब जो हैं वो इसके कैप्टन और कोऑर्डिनेटर होंगे। जब ये बात हो रही है कि कमिश्नर जो है कमिश्नर इसको ओन कर रहे हैं, जबकि उसकी कोई आईनी उस तरह से हैसियत नहीं है, मैं आपसे एग्री कर रहा हूं, तो क्या मुल्क को एनआरकी की तरफ लेके जाया जा रहा है? क्या कोई हिडन फोर्स बनाई जा रही है? क्या कोई अल जुल्फिकार बनाई जा रही है? क्या वो कोई मुक्ति बानी बनाई जा रही है? ये हो क्या रहा है? देखिए जी, मैंने आपको कहा ना, टाइगर फोर्स जो है या ये जो इसरार साहब हैं नेशन के, और ये देखें एक मैं इसरार साहब को सलाम पेश करता हूँ कि उन्होंने स्टोरी जो ना वो सामने ले आए। बहुत से लोग हैं जिनके पास बड़ी स्टोरियाँ हैं। यस। और ये गली गली मोहल्ले मोहल्ले में आप जाएं, वहाँ पे चूँकि अब तो हम स्टूडियो में बैठे हैं, किसी दिन आप हमारे जो ना वो आए पिंडी के जो मज़ाफ़ात हैं, जो गुंजान आबाद इलाके हैं, जो मोहल्ले हैं, जब उनमें आप आएंगे तो मैं आपको लेके जाऊंगा, लोगों से आप बराह रास्त पूछिएगा कि जो टाइगर फोर्स है इसकी क्रेडिबिलिटी क्या है और टाइगर फोर्स है क्या। और इसका देखें, बात यह है कि असिस्टेंट कमिश्नर साहब जो ना वो डीसी साहब, एक एमएनए उन्हें लिख के भेजता है कि जी फलां बंदे को आप जो ना वो टाइगर फोर्स का जो ना फलां बना दें। ठीक है, कैसे बना दें आप मुझे बताएं, वो है कौन, उसके पास क्या इख्तियार है, उसके पास कानून और आइन में उसकी क्या जो ना वो हैसियत क्या है कि वो किस तरह उसकी सिफारिश कर सकता है कि जी आप टाइगर फोर्स में फलां बंदे को आप रख दें। यस। मैं ये कहता हूं कि मैं नहीं मानता ये, मैं बिल्कुल, मुझे कोई जस्टिफिकेशन ला के दे, मुझे कोई कानूनी और आइनी हैसियत इसकी बताए कि जी ये हमने, और फिर इस पे कोई क्राइटेरिया बताए कि यार ये कौन लोग हैं जिनको हमने टाइगर फोर्स में रखा है, इनकी क्रेडिबिलिटी क्या है, इनका फिर काम, इनकी ड्यूटीज क्या है, इन्होंने करना क्या है, क्या इम्प्लीमेंटेशन में भी इनका कोई है, या सिर्फ जो ना इन्होंने निशानदेही करनी है, इन्होंने बताना है ये काम है, या ये इन्होंने छापे भी साथ होके मारने हैं, या इन्होंने, देखे ना आज तक किसी को नहीं पता। अब मैं आपको यही कह रहा हूं कि जब पिछली हुकूमतों में भी यही होता था, हम इस पे शोर करते थे और खान साहब भी इस पे शोर करते थे, जी ये जो ना वो अपनी पार्टी के लोगों को जो ना वो ये कर रहे हैं, फलां कर रहे हैं, टमकां कर रहे हैं। आप मुझे बताएं, ये मैं आपको टाइगर फोर्स पे रहते हुए एक और आपको मैं बात बता दूं, टाइगर फोर्स तो मैंने आपको बता दिया कि इसकी कानूनी और आईनी हैसियत मेरी समझ में तो मुझे नहीं समझ आ रही कि कैसी है। ठीक है, क्योंकि है ही नहीं सामने ना। ये जो अमन कमेटियां हैं थाने की हदूद में ना, हर थाने में अमन कमेटियां बनती हैं और ओवरऑल शहर में भी अमन कमेटियां, सही, वो सारी अमन कमेटियां सियासी बनती हैं। और इससे हट के एक और आपको मैं बड़ी चीज बताना चाहता हूं, उस पर भी मैंने लिखा ज़कात कमेटियां। ज़कात कमेटी जो है, ज़कात और उशर, ये खालिस्तन जो ना वो हमारा इस्लामी और शरी इशू है, शरी मामला है ना।
इस पे आर्डीनेंस भी मौजूद है 1980 का, जब जो ना रियाज साहब ने आर्डीनेंस निकाला कि जो कमेटी का चेयरमैन बनेगा उसकी बाकायदा हैसियत क्या होगी, वो नॉन पॉलिटिकल होगा, उसकी क्रेडिबिलिटी होगी, ये बहुत सारी चीज़ें हैं, पूरी उसकी जो ना वो एक्ट है उसमें पूरा लिखा हुआ है। यकीन करें मेरी तकरीबन को 15 एप्लीकेशनें सिटीज़न पोर्टल पे भी, चीफ सेक्रेटरी के पास भी और सीएम साहब के पास भी मौजूद हैं कि आपने जो कमेटियां बनाई हैं वो इलेक्टेड हैं, सिलेक्टेड कमेटियां हैं, आपने इलेक्शन नहीं करवाया। जबकि कमेटियां इलेक्शन, इसका होता है कि बाकायदा इलेक्शन होगा, हर मस्जिद में इलेक्शन होता है, लेकिन कहीं पे भी ये काम नहीं हुआ। ये बहुत बड़ा इशू है, इस पे मैंने इतनी एप्लीकेशनें दी हुई हैं लेकिन अभी तक मुझे जवाब नहीं आया। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के तहत भी दी, और सॉरी कहने का मकसद ये है कि आप जूं आप जाते जाएंगे ये सारे मामलात पे, देखें संजीदा नहीं है, संजीदगी इसके साथ अगर देखें, मुझे बताएं कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है जिसको इतनी बड़ी बड़ी तनख्वाहें दी जा रही हैं, जो हमारी इंतजामिया है, जो हमारे आगे जो एहलकार हैं, जो लोग हैं, वो कहाँ सोए पड़े हैं, वो प्राइस को कंट्रोल करने में नाकाम हो चुके हैं। इसका मतलब है कि आपने टाइगर फोर्स लाई है और फिर वो जो अपने लोग हैं, और फिर टाइगर फोर्स का भी आप बताएं ना लोगों को कि टाइगर फोर्स है क्या भाई, टाइगर फोर्स का काम क्या होगा। पहले खान साहब ने जो अनाउंस किया था वो यही था कि कोविड में जो रिलीफ काम है, रिलीफ का काम करने के लिए हमने इनको लगाया। बिल्कुल रिलीफ के काम की हद तक तो देखे ना, ठीक है रजाकार जो ना आप रख सकते हैं, और रजाकार ही हैं ये लोग ना, हैं तो रजाकार बिल्कुल। लेकिन आप जब इसको इंतजामी मसाइल में, जब आप जो ना प्राइस कंट्रोल करने में, जब जो ना इस तरह की चीज़ों में करेंगे तो फिर नतीजा जो ना वो जो इसरार साहब ने लिखा है दी नेशन वालों ने, नतीजा यही निकलेगा। और इसी तरह बेशुमार लोगों की कंप्लेंट्स आएंगी और मामलात होंगे। कहने का मकसद है, देखें बात यह ना, मैं भाई साहब एक चीज़ कहना चाहता हूँ और बड़ा अफसोस के साथ, मुझे तकरीबन कोई 28 साल हो गए हैं, ठीक है, तलबा सियासत भी अल्हम्दुलिल्लाह की, उसके अलावा ग्रास रूट लेवल पे जो ना वो ख़ुद भी इलेक्शन कंटेस्ट किया। अभी भी मैं MNA का उम्मीदवार था, लेकिन मेरी टिकट जो ना वो मरूसी सियासत की नज़र हो गया पिंडी में। MNA का मैंने डॉक्यूमेंट्स भी जमा करा। जिस वक्त तक जज़ा और सज़ा का कंसेप्ट नहीं आएगा ना, आप यकीन करें, और जिस आपने मंजिल का तय, मंजिल आपने कहा जी मैंने फलां जगह पहुंचना है, और आप उसकी डायरेक्शन भी आप उसकी उसी तरफ करेंगे, तो तब जाके आपने जब जाना हो पेशावर और आप चल पड़े रिवात की तरफ, और फिर आप रिवात को क्रॉस करें, आप जेलम जाएं और आप कहें मैं पेशावर जा रहा हूं, तो लोग आपसे कहेंगे भाईजान आप पेशावर का रुख तो करें ना, तब आप कहेंगे कि मैं पेशावर जा रहा हूं। आप जब टैक्स ले जाएंगे, आप इधर से आगे हसन अब्दाल जाएंगे, आप और क्रॉस करेंगे, तो आप ये कहेंगे कि मैं पेशावर जा रहा हूं, तो लोग मानेंगे। एग्जैक्टली। लेकिन जब आप जेलम क्रॉस करके आप जो ना वो गुजरात की तरफ और आगे वजीराबाद और आगे जाएंगे, तो आपको सारी दुनिया को पता है तो यार कहीं लाहौर या गुजरात की तरफ जा रहा है या वहां कहीं जा रहा है, लेकिन ये पेशावर तो नहीं जा रहा। ऐसा ही है। देखें, एक तो मंजिल का तयन, मंजिल क्या है, रियासत मदीना मंजिल है। ये मंजिल तो मैं समझता हूं कि ये नाम भी लेना बहुत बड़ी बात है। अगर मंजिल वो है तो डायरेक्शन भी उस तरफ हो। अगर आप डायरेक्शन उस तरफ करेंगे तो आप यकीन करें, जिस दिन डायरेक्शन उस तरफ हो गई, जज़ा और सज़ा का कंसेप्ट हमारे माशरे में आ गया, तो आप देखिएगा किसी की जुर्रत नहीं होगी। देखें, मुझे बताएं, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूं। जो गवर्नर जनरल थे अमीर मोहम्मद खान, बहुत बड़ा नाम है, उन्होंने एक अनाउंसमेंट की थी, सिर्फ ये पाकिस्तान में ही अनाउंसमेंट हुई थी। तो आप मेरे बुजुर्ग, मेरे वालिद साहब, मैं तो उस वक्त नहीं था, मेरे वालिद साहब ने बताया कि ये नाला ले ही नहीं है, इसमें लोगों ने अपनी जो जखीरा की हुई चीज़ें थी और जो 2 नंबर चीज़ें थी, जो मिलावट वाली चीज़ें थी, वो उन्होंने मिर्चें भी और सुर्ख हो गई थी, वो उसका कलर चेंज हो गया था लेही में। जो लोगों ने फौरी तौर पर अपने जो ना गोदाम, क्योंकि उन्होंने कहा मैं लटका दूंगा तुम्हें, गवर्नर जनरल ने एक पैगाम दिया और पूरा, और उसने कहा था कि मैं देखूंगा कौन बदमाशी करता है, कौन बदमाश। जिस वक्त तक जज़ा और सज़ा का कंसेप्ट नहीं होगा, आपके पास जो ना एडमिनिस्ट्रेशन आप नहीं कर सकेंगे, आपसे कंट्रोल ही कोई चीज़ नहीं हो रही, तो आप ये कहेंगे जी आप जितनी मर्जी फोर्सें बना लें, आप जितनी मर्जी टाइगर फोर्स बना लें, आप रज़ाकार फोर्स बना लें, आप इमरान खान फोर्स बना लें, आप जो मर्जी फोर्स बना लें, जिस वक्त तक जज़ा और सज़ा का कंसेप्ट नहीं आएगा, जिस वक्त तक जुर्म करने वाले को, ज्यादती करने वाले को, ना इंसाफी करने वाले को ये नहीं पता होगा कि मुझे मैं लटका दिया जाऊंगा और मेरे साथ रूह रियात कोई नहीं होगी, उस वक्त तक वो ये सारे काम करता रहेगा। और ये जो लवाजमात हैं, जो 7 चीज़ें हैं, ये सिस्टम है, इसको सपोर्ट भी करता रहेगा, तो मजलूम जो है ना वो रोता रहेगा, और उसकी आए सिस्कियाँ वो जो है ना वो हम भी और मैं भी और आप भी रोज़ सुनते रहेंगे। बिल्कुल सही है ज़हीद साहब, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। दुनिया पूरी के अंदर, पूरी दुनिया का इन्हिसार जो है वो तारीख़ इंसानी जब से आगाह तारीख़ है
वो यही चली आ रही है कि जब तक उस पर जज़ा व सज़ा नहीं है तब तक माशरे के अंदर कभी नज़्म इज्तिमाई कायम नहीं हो सकता। जो लोकल इश्यूज़ के ऊपर मैं एक सवाल आखिरी आपसे करूँगा, उसके बाद हम थोड़ा सा नेशनल इश्यूज़ की तरफ थोड़ा सा बढ़ेंगे और उस पर थोड़ी मुख्तसर बात करेंगे। ये बताइए कि ये तो आपने कहा नकाइस, जो बात आपने सामने रखी है ये इससे हर आगाह शहरी इससे इत्तेफाक भी करता है। ये नकायस हैं सरकार की सतह पे और उनके एंड पे, और वो लोग जो है वो संजीदगी का मुजाहरा नहीं हो रहा, बल्कि यूं दिख रहा है कि जैसे बस बातें कही जा रही हैं पब्लिक को किसी घन चक्कर में लगाए रखने के लिए, जबकि अमलन कोई इस मसाइल को हल करने के लिए मुखलिस नहीं है, ऐसा नज़र आ रहा है। अच्छा, अब ये बताइए कि अवामी मिजाज भी तो कुछ ऐसे ही है ना। सारा मुद्दा हम गवर्नमेंट के ऊपर या इंतज़ामिया या मशीनरी के ऊपर नहीं डाल सकते। अवामी मिजाज आप ये देखिए कि आजकल वो अक्सर इंटरनेट के ऊपर मीम्स चल रही हैं कि जब लॉकडाउन हुआ है तो एक साहब जो है वो शटर बिल्कुल नीचे किया हुआ है और नीचे से मुंह निकाल के कह रहे हैं आ जाए बाजी, और वो ख़वातीन को और ग्राहकों को अंदर बुला रहे हैं और अंदर कोई SOPs नहीं है, बस शटर डाउन किया, अंदर परचेजिंग चल रही है। ये अवामी मिजाज है। इसको लेकर अब देखिए कि इस तरफ भी तो गड़बड़ है ना, पब्लिक को भी समझना होगा। देखें जी, मैं आपको ये कहता हूँ कि एकदम से जो ना वो 8 दिन का लॉकडाउन शुरू हो गया ना, और मैं आपको थोड़ा सा ये बताना चाहता हूँ कि ये 8 दिन जो होते हैं ना, लोगों ने अपने जो मार्केट्स में कपड़े लाए होते हैं, और जो गरीब आदमी है उसको तनख्वाह भी आखिर में ही मिलती है, और मज़दूरों को मजदूरी भी आखिर में जो ना वो दी जाती है, और वो अपने बच्चों के लिए परचेजिंग भी करते हैं और जाते हैं, बाज़ारों का रुख करते हैं, मार्केटों का रुख करते हैं, दुकानों का रुख करते हैं। तो जो बड़े लोग हैं उनके तो ये तो सदाबहार ईद ही ईद है। गरीब आदमी के लिए ईद होती है, वो साल में एक दफ़ा आती है, और वो साल में एक ही दफ़ा कपड़े ख़रीदता है, और साल में एक ही दफ़ा वो काम करता है। आप और फिर जो आम दुकानदार है, जो आम गरीब आदमी है, जो आम छोटा दुकानदार है, वो उसकी कमाई के भी दिन जो ना वो ये ईद के आखिरी दिन ही होते हैं। तो उस पर जब आप लॉकडाउन कर देंगे, और वो जो ख़रीदने वाला है, ख़रीदार है, वो कहाँ से कपड़े ख़रीदेगा? उसके तो बच्चों ने उसको कहना है मुझे ला के दो भाई, मुझे तो नहीं पता। तो पैसे तो उसके पास थे नहीं, पहले पैसे होते तो वो पहले ही ले लेता। बड़े लोग तो उनके लिए तो कोई इशू नहीं है ना जी, वो तो 2-2 माह पहले बाहर से भी जाके ख़रीदारी करके आ जाते हैं और यहाँ पे भी कर लेते हैं। लेकिन जिसने खरीदारी करनी है, जो आम पब्लिक, देखे ना, आप तो आम पब्लिक की बात कर रहे हैं ना, आम ले मैन जो गरीब है, जो आम बंदा है, तो आम बंदे की तादाद कितनी है? पॉलिसीज आम बंदे को देख के बनानी चाहिए ना। आप अगर चंद % को देख के पॉलिसीज बना लेते हैं, आप तय कर लेते हैं बड़ी बड़ी, आप मुझे बताएं हर गली मोहल्ले में इस वक्त आप चले जाएं, बेलचा उठाए, कई उठाए, सामान उठाए, कोई मशीन उठाए, मजदूर खड़े हैं पूरे। आप जाएं, आप उस जाएंगे तो आप देखेंगे हर गली, हर मोहल्ले, हर चौक, हर चौराहे में, कमर्शियल मार्केट हो चाहे हर मार्केट में लोग खड़े हैं। साथ उन्होंने अपनी खवातीन भी, बच्चे भी खड़े किए हुए हैं कि जी जब हमारा लॉकडाउन है, कुछ नहीं है, तो आप हमें कुछ हमारी मदद करें, इमदाद करें। हमने तो रोज़ देखें, जिस मज़दूर ने सुबह उठ के जो ना वो मज़दूरी करनी है, शाम को उसने 1 पाव आधा किलो आटा लाना है, शटांग के जो ना वो घी लाना है, चीनी लानी है, सारा कुछ ला के उसने अपना वो एक छोटे से ड्राइंग रूम में, जिसका किराया तकरीबन कोई 6,000-7,000 किराया है, उसमें वो रहता है। उसके 6 बच्चे हैं, उसने 6 बच्चों के लिए सारा दिन मजदूरी करके आना है, शाम को उसने ला के देना है। उसके पास तो उसी पर ख़त्म हो जाता है। उसने फिर सुबह जाके मजदूरी करनी है, तो शाम को उसके बच्चों ने कुछ खाना है। तो मुझे ये बताया जाए कि देखें उसका कोई हल जो सबसे ज़्यादा है। अब देखें ना, आप पॉलिसीज तय करते हैं AC वाले कमरों में बैठ के, जो ना बड़े बड़े महलों में बैठ के, बड़ी बड़ी जो ना वो गाड़ियों में बैठ के, आपने पॉलिसीज तय करते वक्त उन कीड़े, इनकी नज़र में वो कीड़े मकोड़े हैं, क्योंकि उनके लिए पॉलिसी तो बनती नहीं है ना। उनको मद्देनज़र रखते हुए, उनको सामने रखते हुए आप लॉकडाउन का भी वो करें, SOPs का भी ऐलान करें। और इसके साथ साथ ये देखें, आपने ये जो सवाल किया ना जी, लोग गैर संजीदा हैं, लोग क्या करें? लोगों के माशी हालात जो ना वो इस चीज़ की इजाज़त, अब ये देखें कि वो जेल भी जा रहे हैं, थानों में भी जा रहे हैं, वो पुलिस को भी पता दे रहे हैं, पुलिस के बारे न्यारे हो गए हैं लॉकडाउन में ना। ठीक है, जिसने जो ना वो खोला होता है शटर थोड़ा सा, उसको पास आते हैं। अभी पिछले दिनों मुझे शिकायत कर रहे थे, मेरे जो ना वो रोड पे ही थाने के एहलकार आए, उन्होंने उसको कहा जी आप जूते के जोड़े दे दें 2-3,
और वहाँ से जो ना वो कराने वाले से भी सामान लिया और वो कहा ठीक है जी आप जारी रखें ना, ये काम आप जो कर रहे हैं जारी रखें। इसी तरह सारी जगहों ये सारा कुछ पता है, इंतज़ामिया को पता है। मैं आपको बताऊँ, आप मज़े की बात है, आप कैमरा लें और मैं चैलेंज करता हूँ DC पिंडी को भी मेरे साथ चलें। आपने बाजार जो ना वो बंद कर दिया है ना, आप उधर ही सारी फोर्स लगा के बैठे हुए हैं, सारे गुंजान आबाद इलाके जिसमें जो ना वो चाहे शाह सुल्तान हो, चाहे कमर्शियल मार्केट हो, चाहे मामबाड़ा मार्केट हो, चाहे टेंच हो, चाहे कोई भी जो अंदरूने शहर जो अंदर अंदर इलाके हैं सारे, उन सारों में ये सारा काम हो रहे हैं, खरीदारी भी हो रही है। कोई SOPs को खातर में नहीं ला रहा। उसकी वजह क्या है? ये क्या क्या निगलिजेंसी है? देखें, एक तो ये है कि जो कैमरे की नज़र में आ गया ना उस पर थोड़ा बहुत एक्शन हो जाता है, जो कैमरे की नज़र में नहीं आया। फिर जो आपने बात की जी कि जब आप देखें ना पब्लिक का मिजाज ने आपने बात आप देखें ना पब्लिक का मिजाज की आपने बात की, भूखे से किसी ने कहा ना जी 2 और 2, उसने कहा 4 रोटियां। मिजाज तो देखें ना उन लोगों का होता है ना जो जिनको मिजाज का पता भी हो। आप देख लेना, आप मुझे बताएं कि एक पेट भरे हो, जिसका पेट भूखा है उसको आप कानून बताएंगे, उसको आप बताएंगे यार देखें, आप पहले रियासत जो माँ है उसका काम है बच्चे का पेट भरे, उसके बाद उसके ऊपर कानून लागू करे। जब बच्चे का पेट भूखा होगा, जब बच्चा भूखा होगा तो वो रोएगा, वो चोरी भी करेगा, वो डाका भी मारेगा, वो सारे काम करेगा। बहुत जामे बात। देखें बात यह ना कि आप मिजाज की बात करते हैं, 70 साल गुजर चुके। वासी साहब बड़े दुख की बात है, आप यकीन करें तरबियत कहाँ है कौमी सतह पे, इज्तिमाई सतह पे हमारा जो अमूमी रवैया है वो क्या है? यहाँ पे क्लास है, यहाँ पे 1 नहीं 2 नहीं 3 पाकिस्तान है भाईजान। पाकिस्तान आपने बहुत अच्छी बात की है। हम थोड़ी सी एक मुख्तसर सी नाज़रीन ब्रेक पर जा रहे हैं और ब्रेक पर जाने के बाद ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो उस वक्त इंशाल्लाह हम बात करेंगे। अब हमारी गुफ्तगू जो है वो उस जानिब बढ़ रही है कि हम ये देखें कि कौमी सतह पे हमारा रवैया क्या है और हमारे मसाइल क्या हैं। हमारे साथ रहिएगा, हम जब ब्रेक से वापस आएंगे तो ज़हीर रहमान साहब के साथ हमने लोकल इश्यूज़ डिस्कस किए, अब हम इंशाल्लाह कुछ नेशनल लेवल के इश्यूज़ को आपके सामने ज़ेरे बहस लाएंगे। हमारे साथ रहिएगा। ऐ मुसलमान उठ जरा, सर को झुका, सजदे में जा और कह के रब्बे किबरिया। ऐ खुदाए लम यज़ल, तू माफ कर, तू बख्श दे। ऐ मुसलमान उठ कि आया फिर से रमज़ान, मांग ले तू हर खुशी, दिल की जुबान से मांग ले जो भी है ख्वाहिश मांग ले रहमत खुदा से मांग ले बख्शिश खुदा से मांग ले दुनिया की खुशियाँ मांग ले। माँ बाप का साया रहे सर पे सदा, रिश्ते नाते सेहतमंद हों ऐ खुदा। आज उनकी जिंदगी भी मांग ले, मुल्क भी कायम रहे आगे बढ़े। ये तरक्की की सदा सीढ़ी चढ़े, मांग ले इसका अमन भी मांग ले सारी मुरादें मांग ले जन्नत की चाबी मांग ले। रमजान में मांग। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर तशरीफ़ लाए तो रोटी का टुकड़ा गिरा हुआ देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे उठाकर साफ फरमाया और खा लिया और फरमाया, ए आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, इज़्ज़तदार चीज़ की कदर करो। जब अल्लाह किसी कौम का रिज़्क़ छीन लेता है तो वापस नहीं करता।
फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, मुसलमान को जो भी थकान, बीमारी, फिक्र, गम और तकलीफ पहुंचती है, हत्ता के कांटा भी चुभता है, तो उसकी वजह से अल्लाह ताला उसके गुनाहों को माफ कर देता है। वेलकम बैक नाजरीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद। हम बात कर रहे थे, ज़हीर अहमद अवान साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। हम उनके साथ हम लोकल इश्यूज पे बात कर रहे थे, पाकिस्तान के शहरी इश्यूज पे बात कर रहे थे, और हम जो है ये जानना चाह रहे थे उनसे कि पाकिस्तान के जो अर्बनाइजेशन हो रही है, जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ जो इमर्ज हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल रावलपिंडी इस्लामाबाद शहर जो है, उसके शहरी मसाइल क्या हैं, उसकी जानिब शहरी इंतज़ामिया का रवैया क्या है और शहरियों को किस रवैये की ज़रूरत है। हम इस हवाले से एक सवाल जो है वो मैं इनके सामने रखूँगा और उसके ऊपर ये रिफ्लेक्ट करेंगे, तो फिर हम जो है नेशनल पॉलिटिक्स की तरफ जा रहे हैं। ज़हीर साहब, मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि जो टाइगर फोर्स है, इस हवाले से मेरा आखिरी सवाल आपसे यह है कि क्या एक जो सेगमेंट ऑफ सोसाइटी है वो ये भी कहता है कि ये जो एफर्ट थी, अगरचे वो उस तरीके से कामयाब नहीं हो सकी, लेकिन जिस कोशिश की दागबेल डाली गई है वो उसी तरीके से एक ऐसी प्राइवेट मलेशिया के तौर पे इमर्ज करने की कोशिश की गई टाइगर फोर्स को, कि जैसे पीपी जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में जुल्फ़िकार बनी थी, और इसी तरह मुफ्ती बानी बनी थी जो मशरक़ी पाकिस्तान में, एंड सो ऑन एंड सो फार, जो हर दौर में पार्टीज का एक रवैया रहा है तंजीमें खड़ी करने का, पैरेलल में जो है वो कंट्रोलिंग के लिए। तो क्या ऐसा तो कुछ नहीं है कहीं? क्योंकि अगर इसकी अफादियत नहीं है, कोई लॉ में ऐसी गुंजाइश नहीं है, कोई लॉ की अम्ब्रेला के नीचे नहीं आ रहा, तो कुछ ऐसा है क्या? देखें जी, ये जो आपने जिक्र किया ना मुफ्ती बानी का भी और जुल्फ़िकार का भी, तो उसका चूँकि मैं समझता हूँ कि वो टाइम कुछ और था, और उस पर चूँकि वो लोकल जो ना वो अपनी इलाकाई उस पर जो ना वो चूँकि बांग्लादेश था और वहाँ पे सूरत हाल इस तरह की थी, और इसी तरह जो ना ज़ाहिर बात है उन्होंने रेसिज्म पे ना ये बनाई थी मुफ्ती बानी, और इसी तरह जुल्फ़िकार भी उसी बुनियाद पे बनी थी, सिंधु देश के हवाले से जो बहुत सी ऐसी चीज़ें थी। तो ये जो आज का जो नौजवान है और आज के जो लोग हैं, आज का जो माशरा है, उसमें इस तरह की जो ना वो चीज़ की कोई गुंजाइश मैं नहीं समझता कि हो। चूँकि आप ये देख लें कि बड़ी बड़ी जो तंजीमें हैं जिन्होंने गवर्नमेंट की हैं, वो कोई जो ना वो खातर ख्वाह एहतजाजी तहरीक भी नहीं चला सके। अब सूरत हाल ये यहाँ तक आ चुकी है। खुद मैं आपको ये कहता हूँ कि आपको शायद याद होगा जब खान साहब ने धरना दिया और जब खान साहब ने लॉकडाउन की कॉल दी और वो सारा कुछ, तो उसमें भी खातर खा लोग जो ना वो अपनी जानों के नजराने या उस तरह पेश करने को, अब वो चूँकि लोगों को अब पता चल गया ये सारी सियासत है। अब ये और ये जो टाइगर फोर्स के हवाले से आपने बात की, ये टाइगर फोर्स मैंने आपको पहले भी कहा कि जो पहला इसका जो नज़रिया था वो कोविड के हवाले से, जब ये सूरत हाल आ गई पूरी दुनिया में बड़ी तेज़ी से जो ना बात हुई, उसके बाद ये सूरत हाल बन गई कि शायद कर्फ्यू लग जाए, ठीक है, और शायद हमें जो ना वो बंद करना पड़ जाए, लॉकडाउन करना पड़ जाए। तो उस लॉकडाउन में हमने जो शहरी हैं, जो गरीब लोग हैं, जो आम लोग हैं, उनको खुराक और उनको जो गल्ला है, उनको जो वो कैसे पहुंचाना है। तो उसके लिए ये टाइगर फोर्स असल में जो थीम था वो ये था कि इनको ये सारी चीज़ें देंगे, और ये गली, चूँकि ज़ाहिर बात है वहाँ पे कर्फ्यू लगा होगा, लोग जा नहीं सकेंगे, तो उनको वहाँ पे हर मोहल्ले में, हर गली में, हर जगह पे जाके वो उसकी सप्लाई जो है ना वो दी जाए। अब जो टाइगर फोर्स जो अभी काम जो शुरू कर दिया है, जो मुनाफाखोरी और जो ना ज़ख़ीरा अंदोज़ी के हवाले से, तो मैं ये समझता हूँ कि मैं ये समझता हूँ जब जो इदारे हैं वो अपने काम से जो ना वो काम नहीं करते और वो काम से नज़रें चुराते हैं और उनसे वो काम नहीं हो सकता, तो फिर कोई ऐसी चीज़ें जो ना वो लाई जाती हैं कि जी आप भी देखें। ये इदारों की मैं ये समझता हूँ कि मुझे लग ये रहा है कि हुकूमत को ब्यूरोक्रेसी पे और इन इदारों पे एतबार नहीं है। हुकूमत को टाइगर फोर्स का क़याम जो है, थैंक यू वेरी मच ज़हीर साहब, के टाइगर फोर्स का क़याम
आपने कहा कि यकीनी तौर पे किसी नेशनल कॉन्स्पिरेसी नहीं हो सकती, और उसकी वजह आपने ये कही कि चूंकि हमारी यूथ बहुत अवेयर हो गई है और वो ये जानती है कि दरपर्दा क्या सोच चल रही है। और दूसरी बात ये है, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही कि जी ब्यूरोक्रेसी के ऊपर गवर्नमेंट का अदम एतमाद है, टाइगर फोर्स का क़याम, ये भी बहुत अहम पहलू है। ज़हीर साहब, अब हम बात करेंगे इस वक्त कहा यह जाता है मुबैना तौर पे कि जैसे लाहौर हाई कोर्ट के अंदर जो डिसीजंस हो रहे हैं वो डिसीजंस, बल्कि बहुत सारे सोशल मीडिया पे मीम्स भी चलते हैं एंड ऑल दैट, कि वो जो डिसीजंस हैं वो मेरिटोरियस नहीं है, वो अदल इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं कर रहे, और शायद उसमें PMLN के लिए कोई फेवरेटिज्म पाया जा रहा है। हाल ही में शहबाज शरीफ को लाहौर हाई कोर्ट ने रिलीफ दिया है, अगरचे वो लंदन नहीं जा सके, वो उसमें जो है फिर से रुकावट पैदा हो गई। इसी तरह से मरियम नवाज के बाहर जाने की बात हो रही है। लाहौर हाई कोर्ट के डिसीजन के बारे में जो दो मुख्तलिफ आरा हैं, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखें जी, मैं भाई साहब बड़े अफसोस के साथ ये कहना चाहता हूँ, असल में लोग ये महसूस करते हैं जब मैं या कोई आम बंदा जो ना वो इंसाफ लेने चला जाए तो मुद्दतें लग जाती हैं तारीख निकलते हुए, ठीक है। और जो इस वक्त जेलों में जो लोग मौजूद हैं जिनके मुकदमात चल रहे हैं, उनकी जो सूरत हाल है वो भी सारी कौम के सामने है। आम बंदा जब चला जाता है तो उसे रिलीफ किस तरह मिलता है, और जब ये जो बड़े लोग हैं ये जब जाते हैं तो इन्हें ओवरनाइट और एक दिन में और एक दो दिनों में फैसले भी हो जाते हैं। असल चीज़ जो ना वो मैं ये समझता हूँ कि लोगों ने जो सवालात जो आम तौर पे सोशल मीडिया पे भी या लोगों के जहनों में ये जो चीज़ें आई हैं वो इसलिए आई हैं कि जो ना वो जो बड़े लोग हैं जो वो जो कहते हैं कि जी एक नहीं दो पाकिस्तान, जो बड़े लोगों का पाकिस्तान है उसमें इंसाफ फौरी और सस्ता मिलता है उनको, और जो गरीब लोग हैं, जो हमारे जैसे आम लोग हैं, वो जब कोर्ट में जाएं या जो वो कोई मामला करते हैं तो उनको मुद्दतें लग जाती हैं इन्हीं कोर्ट से इंसाफ मिलते हुए और इंसाफ लेते हुए। फिर बात आ गई हमारे हाँ अलमिया ये है, इसे मैं आपको बताऊं, ये कौमी अलमिया है। ये जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ में जब इनके हक में फैसले आते हैं ना बड़े खुश होते हैं। ये कहते हैं जी जुम्मा है जी, जुम्मे को आ गए जी, बड़े खुश होते हैं जब इनके हक में फैसले आते हैं। जब इनके हक में फैसले आते हैं ना तो ये कहते हैं जी ज़बरदस्त अदलिया जो ना वो जिंदाबाद, और बड़े बड़े नारे लगाते हैं और कहते हैं जी सारा कुछ हो गया। और जब वही अदलिया जो पहले फैसले देती थी और अब उसने फैसला दिया तो ये कहते हैं वो जुल्म कर दिया अदलिया ने। यार अदलिया वही है भाई, हमारे यहाँ हौसला नहीं है, पॉलिटिकल पार्टी में ये विल ही नहीं है, ये वो है ही नहीं कि वो बर्दाश्त कर सकें। देखें जब आप यही कोर्ट्स जब फैसले देती थी आपके सामने देती थी और जो ना वो आप बड़े जो ना मिठाइयाँ तकसीम करते थे और आप कहते थे जी बड़ा ज़बरदस्त फैसला आया है, तारीखी इंसाफ हुआ है, अब इंशाल्लाह पाकिस्तान इंसाफ की तरफ चल पड़ा है। अब 2-3 फैसले ऐसे आए हैं तो आप कहते हैं कि जी देखिए मैं तो ये नहीं कहता, मैं बड़ा यकसू हूँ, आप यकीन करें बीइंग ए पॉलिटिकल वर्कर मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि जो पॉलिटिकल जो ना वो गवर्नमेंट में पार्टियां रही हैं, इनका अवाम के साथ, अवाम के मसाइल के साथ, अवाम की जो है ना वो मुश्किलात के साथ कोई इनका ताल्लुक वास्ता नहीं है। इनको अपनी ज़ात के साथ, अपने एहसासों के साथ, अपने बच्चों के साथ वास्ता है। मोरूसी सियासत करते हैं, दबा के करते हैं और बारियों की सियासत करते हैं। और ये जो सूरत हाल है, आप यकीन करें इस वक्त जो मेरे जैसे नौजवान बहुत से लोग हैं ऐसे जो ये सोच रहे हैं कि क्या यही चलता रहेगा। लेकिन वाक़िफ़ आदाब गुलामी है, अभी रक्स जंजीर पहनकर भी किया जाता है। आप कह रहे हैं कि इन्हें अवाम से सरोकार नहीं है, अवाम तो हर बार इन्हीं को मैंडेट देती है। देखें जी बात यह है ना, आप वो कहते हैं कि जी बड़ी मैं आपको कहता हूँ कि अवाम मैंडेट देती है। आप मुझे बताएं आज तक पॉलिटिकल पार्टी, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी ऐसी है कि जब वो हारी है तो उसने ये कहा है कि जी मैं एतमाद है मुझे पूरा, ये अच्छे इंतखाबात हुए हैं। हर पार्टी ने इंतखाबात पे गवर्नमेंट में रहे हैं ना, वज़ीर आज़म एक बंदा एक जो ना वज़ीर आज़म रहा हो, वो गवर्नमेंट में रहे हो, वो पार्टी हार जाती है और दूसरी पार्टी को कहती है कि जी ये इन्होंने इंतखाबात चोरी किए हैं जी, हमारे ये इंतखाबात ठीक नहीं हुए जी। तो यार इसका मतलब क्या हुआ?
आप मुझे बताएं ना, मैं पूछता हूं ना, मुझे बताएं, ये पॉलिटिक्स के लोग बताएं, ये जो तीनों बड़े बड़े लोग यहाँ पे रहे हो, आप लोगों से ये सवाल है ना, ये अवाम सवाल करती है ना, कि जब आपको इक़्तिदार मिल जाता है, जब आप सीट जीत जाते हो तो आप कहते हो जी तारीखी ज़बरदस्त जो ना वो शफाफ इलेक्शन हुआ है, जब आप हार जाते हो तो आप कहते हो धांधली हुई है, और ये जो ना इस पे जो ना वो सिस्टम बैठ गया है, सिस्टम खड़ा हो गया है, सिस्टम। मुझे तो अब देखें, इलेक्ट्रॉनिक्स वोट की बात हो रही थी, पहले इलेक्ट्रॉनिक्स वोट की बात जो ना वो तहरीक अपोजिशन कर रही थी, अब जब तहरीक इंसाफ ने उस बात करना शुरू की और अपोजिशन ने शोर डालना शुरू कर दिया जी इलेक्ट्रॉनिक्स वोट। अब बात यह है कि मैं ये कहता हूं कि एक बात ध्यान में रखिएगा, ये चूहे बिल्ली का खेल लगा रहे और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग ना। देखें जी, मैं एक बात आपसे कह रहा हूं, अवाम जो ना वो, आप यकीन करें, मैं आपको अवाम की जो सूरत हाल है ना, जो अवामी, हम चूँकि पब्लिक में रहते हैं, सारा दिन पब्लिक से डील करते हैं, अवाम को कोई सरोकार नहीं है इन पार्टी से, आप यकीन कर लें। अगर ये आप बहुत बड़े अलमिये की बात, मैं ये बात कह रहा हूँ, अब जो इससे सरोकार नहीं है तो हम फिर कोलैप्स की तरफ जा रहे हैं। सुने मेरी बात, मैं जो आपको करने जा रहा हूँ, अभी ये हुकूमत बनी 3 साल, इसकी कारकर्दगी 10 सीटों पे 9 सीटें हार चुके हैं। अगर बल्दियात करवा देते हैं, मैं चैलेंज देता हूं, मैंने सोशल मीडिया पे भी मैंने बाकायदा वीडियोस भी अपलोड की कि इमरान खान साहब, आपके जो मुंतखब नुमाइंदे हैं, आपकी जो हुकूमत है, उसकी जो कारकर्दगी है, अगर आप बल्दियाती इंतखाबात करवा देंगे तो वो आपके खिलाफ इतना बड़ा रेफरेंडम साबित होगा कि तारीख गवाह होगी इस बात की। क्यों कि लोगों को रिलीफ नहीं मिला, जो आम लोग हैं, जो आम पब्लिक है, जो आपके लिए जिंदाबाद के नारे लगाती थी, जो आपके लिए मरने के लिए तैयार थी, जो ये कहती थी कि अब इंसाफ होगा, हमारा खान आया, अब बहुत कुछ होगा, लेकिन उनको इंसाफ नहीं मिला। इंसाफ मिला है जिन्होंने जहाज़ों पे बैठ के मजे किए हैं, उनको इंसाफ मिला है। जिन्होंने बड़े बड़ी मर्जी से तो इन्वेस्टिगेशन टीम का हेड बदल जाता है। देखे ना, जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की है, उन्होंने बड़ी बड़ी सोसाइटीज भी बना ली हैं, बड़े बड़े कब्जे भी कर लिए हैं उन्होंने, उनके एहसासों में, उनकी जो ना वो उसमें जो ना वो इजाफा ज़रूर हुआ है, वो वेल हुए हैं। और मैं आपको यकीन से के साथ कहता हूँ, मैं चैलेंज देता हूँ, मैं पिंडी की बात करता हूँ, ये जो पिंडी में मुंतखब नुमाइंदे, जिन्हें मुंतखब पिछले उसमें आप इलेक्शन से पहले के उनके असासे, और इलेक्शन अब 3 साल गुजर चुके हैं, 3 साल के बाद के असासे चेक करें, आपको पता चल जाएगा कि वाकई हो ये लोग कैसे माल बनाने के चक्कर में सारे लगे हुए हैं। जिस वक्त तक रिलीफ, आपको एक बात में मैं अक्सर लोगों को ये बात कहता होता था, हैशटैग इस पे होना चाहिए, नैब अटेंशन प्लीज। मैं ये सिर्फ एक बात जो ना वो कहता हूं, आपके पास कुछ हो ना तो वो बिकता है और वो दिखता है। जब आप डिलीवर करते हैं ना तो फिर लोग आपकी तारीफ करते हैं, लोग आपको वोट देते हैं, लोग आपकी सपोर्ट करते हैं, लोग टैंकों के आगे लेट जाते हैं, फिर वो आपको अपना सरबराह मानते हैं, और फिर वो दिलो जान से कहते हैं कि हमारी जान भी चली जाए, हम इसको अपना सरबराह मानते हैं और मानते रहेंगे। लेकिन जब लोगों को भूख, नंग, और लोग भूख से खुदकुशियां करेंगे, आप यकीन करें, सफेदपोश, आपको यकीन बताऊं कि भाई साहब, जो सफेदपोश तबका है ना, जो हाथ नहीं फैला सकता, जो अपनी डिग्निटी में, आप यकीन करें उनके घर में फाके हैं, अब उनको कोई पूछने वाला नहीं है। क्यों? उसने मांगना नहीं है, उसने मर जाना है, मांगना नहीं है। उससे उनकी बहुत बड़ी तादाद है। मांगने वाले तो रोडों में मांग मांग के ना चले, जो दस्तक देता है, मांगता है, वो ना कुछ तो अपने जेब में ले लेता है वो अपने, लेकिन जो मांगता नहीं है, जो डिग्निटी वाला है, जो सफेद पोश है, जो मांग सकता नहीं है, उसकी सूरत हाल पे आप बात करते हैं रियासत मदीना की। तो रियासत मदीना में जो अमीरुल मोमिनीन थे, उन्होंने कहा था कि दरिया फरात के किनारे में कोई भूखा, जो कुत्ता भी भूखा अगर सोएगा ना, उसका भी मरेगा, तो मैं जवाबदार हूं। आप मुझे बताएं, ये इस वक्त जो सफेदपोश लोग हैं, जो लोगों की आप यकीन करें तजलील होती है, जो जब वो जुडिशल, यहाँ पे जो इंसाफ का सिस्टम है, जस्टिस सिस्टम है, और जो मैं ये समझता हूँ कि ये जो थाने कचहरियों में और ये जो लोकल यहाँ पे होता है, आप लोग जाते हैं, लोग जिस तरह जलील और रुस्वा हो रहे हैं, और आपके मुंतखब नुमाइंदे उनको जलील और रुस्वा कर रहे हैं, उसकी फीडबैक में ये सारा कुछ हो रहा है। और लोग यकीन करें, अभी आपने देखा ना कि अपोजिशन पार्टियों ने कहा कि जी लोग पब्लिक बाहर निकले, नहीं निकले, लोग पब्लिक बाहर नहीं निकले, पब्लिक बाहर नहीं निकले। महंगाई है, लाकानूनियत है, कितनी परेशानी है, लोग बाहर नहीं निकले।
लोगों को पता है यार, बाप मरेगा बेटा आ जाएगा, बेटा मरेगा उसका आगे आ जाएगा, वो मरेगा उसके आगे वो आ जाएगा, और अगर वो होगा भी तो उसके आगे उन्होंने पहले से ही तय कर लेना है कि जी फलां वज़ीर आज़म है, मेरा बच्चा वज़ीर आज़म होगा, मेरी बेटी वज़ीर आज़म होगी, फलाना फलां होगा। तो मैं कहाँ जाऊंगा जो सियासी वर्कर हूं, जो आम बंदा है, जो पूछता है, वो ये सोचता है यार कि हम सारी जिंदगी ये काम करते रहेंगे तो हम तो इनके पीछे जो ना फिरते रहेंगे और हम इन्हीं के पीछे। थैंक यू वेरी मच ज़हीर साहब, इट वाज अ वेरी गुड सेशन। मैं एक बात करूं कि वतन की फिक्र कर नादां, मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के मशरे हैं आसमानों में। ज़हीर साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद थे और ये बता रहे थे कि किस तरीके से पब्लिक के अंदर एक फ्रस्ट्रेशन पाया जाता है, और उस फ्रस्ट्रेशन की वजह अन्नाने जो इक़्तिदार संभालने वाले लोग हैं उनकी मौरूसी सियासत है, बाप के बाद बेटी, बाप के बाद बेटा, और उसके बाद उसका बेटा और उसकी बेटी जो है वो इक़्तिदार संभालेंगे। ये जो रवैया है ये हुकूमत और जो सियासी लीडरशिप और जो अन्नाने हुकूमत संभालने वाले जो लोग हैं उनके और पब्लिक के बीच ये रवैया एक खलीज पैदा करता जा रहा है। ये खलीज जो है ये किसी बड़े हादसे, किसी बड़े सानहे का पेश पैमाना साबित हो। आइए मैं हुकूमत को इस प्लेटफॉर्म से, हुकूमत की मशीनरी को, इंतज़ामिया को, मुकन्नना को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आइए इस खलीज को फिल कीजिए, इस खलीज को कम कीजिए, ताकि आपके और अवाम के बीच फासला कम से कम तर होता जाए, और जो कि हमारे, मेरे और आपके ममलकत खुदादाद और वतन अजीज़ के हक़ में यही बेहतर है। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।